हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की हिंदी व्याकरण का लेसन 1, जिसका नाम है भाषा, व्याकरण और लिपि। लेसन को शुरू करने से पहले हम थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव, विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन के भाव और विचारों को समझते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के नियमों को, बोलने के नियमों को, लिखने के नियमों को सीखते हैं, पढ़ते हैं। लिपि में हम भाषा के जो चिन्ह होते हैं, संकेत होते हैं, क्योंकि जो भाषा होती हैं उनको लिखने के संकेत होते हैं, चिन्ह होते हैं, जिनको लिपि कहा जाता है। और वो जो चिन्ह होते हैं वो एक व्यवस्थित ढंग में लिखे जाते हैं। लेट्स बिगिन द लेसन। भाषा। बच्चों, पिछली कक्षाओं में यद्यपि हम आपको भाषा, व्याकरण और लिपि के विषय में बता चुके हैं, तथापि हम पुनरावृत्ति के लिए आपको यहाँ संक्षेप में फिर से बता रहे हैं, क्योंकि आप पिछली क्लासेस में भाषा, व्याकरण और लिपि के बारे में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी हम रिवीजन के लिए आपको यहाँ पर संक्षेप में भाषा, व्याकरण और लिपि के बारे में बता रहे हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा अपने विचारों तथा भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है तथा दूसरों के भावों को समझा व पढ़ा जाता है। अतः अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। मतलब भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों और भावों को लिखकर या फिर बोल कर के दूसरों तक पहुंचाते हैं, या फिर दूसरे के मन के भावों को पढ़कर समझते हैं या फिर सुनकर समझते हैं। इसलिए जो भाषा है, अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करने के साधन को ही हम भाषा कहते हैं। संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, मलयालम, अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, फारसी आदि। ये संसार की कुछ प्रचलित भाषाएं हैं जो संसार में बोली जाती हैं। भाषा के भेद, काइंड ऑफ लैंग्वेज। मुख्य रूप से भाषा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। जब हम मुख से बोलकर अथवा कानों से सुनकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे बोलकर प्रार्थना करते हैं। मतलब भाषा जब हम मुंह से बोल करके या फिर कानों से सुन करके विचारों का आदान प्रदान करते हैं, मतलब अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, समझाते हैं, या फिर दूसरों की बातों को सुनते और समझते हैं, तो ये जो रूप है भाषा का, ये मौखिक रूप कहलाता है। जैसे बच्चों का स्कूल में प्रार्थना करना, भाषण देना या फिर वार्तालाप करना आदि, ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा। जब हम किसी व्यक्ति के समक्ष अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, मतलब हम कुछ लिख करके दूसरों को अपनी बात समझाते हैं, तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे अध्यापक महोदय ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझाते हैं। अध्यापक मतलब टीचर जो है वो बच्चों को लिख करके बोर्ड पर समझाते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। तो जो भाषा है ये भाषा का लिखित रूप है। या फिर हम अगर अपने मन के भावों को पत्र आदि के रूप में दूसरों तक पहुंचाएं तो वो पढ़ करके उसको समझेंगे, तो ये भी भाषा का लिखित रूप होता है। सांकेतिक भाषा। जब हम अपनी बात को इशारे से या संकेत द्वारा व्यक्त करते हैं, कैसे? इशारे से या फिर संकेत द्वारा, तो उसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस रुकने का इशारा करता है। जो ट्रैफिक पुलिस होती हैं वो क्या करते हैं, उनके अपने संकेत होते हैं रुकने के या फिर चलने के, तो उनको देख कर के ही जो लोग हैं वो उनकी बातों को समझते हैं और फिर उसी तरीके से उसको फॉलो करते हैं। तो ये जो इस तरीके के संकेत होते हैं, इशारे होते हैं, इसको सांकेतिक भाषा कहा जाता है। मौखिक और लिखित भाषा में अंतर, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मौखिक भाषा में हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, मतलब ध्वनि जो हम मुंह से बोलते हैं उनको ध्वनि बोला जाता है, ध्वनियों का प्रयोग
करते हैं, जबकि लिखित भाषा में हम उन ध्वनियों के संकेतों अर्थात वर्णों अथवा अक्षरों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम उसको लिखते हैं, जो ध्वनि है, हम उनको अगर लिखेंगे तो उनके संकेत का यूज़ करेंगे। जैसे अब मुझे लिखना है हम, तो ध्वनि के संकेत हैं है और मैं, तो ये हमारे होंगे ध्वनि के संकेत। तो लिखने में ध्वनि के संकेतों का यूज़ किया जाता है या फिर अक्षरों या फिर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। मौखिक और लिखित भाषा का महत्व। अब इनकी क्या इम्पोर्टेंस है मौखिक और लिखित भाषा की। विचारों को प्रकट करने और ज्ञान में वृद्धि करने के लिए भाषा के मौखिक और लिखित रूपों का महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञान में वृद्धि करने के लिए जो भाषा है उसके दोनों ही रूप बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। किसी एक के अभाव में विचारों का आदान प्रदान अपूर्ण रह जाता है। अगर हमारे पास मौखिक भाषा नहीं है या फिर बोलकर हम ना समझा पाएँ या फिर लिखित जो ध्वनि के चिन्ह है वो नहीं है, लिखित भाषा नहीं है, तो फिर विचार हम एक दूसरे के नहीं समझ सकते हैं, ना ही समझा सकते हैं अपने विचार दूसरों को। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है, आवाज़ का प्रयोग होता है, और लिखित भाषा में उन्हीं ध्वनियों को संकेत रूप में लिख लिया जाता है। अतः ज्ञान के स्थानांतरण और विचारों के आदान प्रदान के इन रूपों का स्थान महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो दोनों ही हैं विचार के आदान प्रदान में, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, लिखित भाषा भी और मौखिक भाषा भी। बात करते हैं बोली की। एक क्षेत्र विशेष की भाषा को बोली कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। जैसे जो आपकी बुंदेलखंड है वहाँ पर बुंदेली बोली जाती है, या फिर कोई दूसरी जगह वहाँ पर जो खड़ी बोली है वो बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है, ब्रज बोली बोली जाती है। तो जो एक क्षेत्र विशेष की भाषा होती है उसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। जैसे महाराष्ट्र है, वहाँ पे कुछ वहाँ की स्थानीय भाषा होगी तो वो बोली कहलाएगी। इसमें साहित्य की रचना प्राय नहीं होती है, मतलब साहित्य की रचना नहीं हो सकती है। इसमें कामकाज में भी प्राय इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, कामकाज में भी हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। अगर हमें कुछ लिखना है तो हम बोली का यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम उसको शुद्ध रूप में ही लिखेंगे, व्याकरण का यूज़ करके भाषा में ही लिखेंगे, जैसे भोजपुरी है, बुंदेली आदि। भौगोलिक कारणों से भी बोलियों का निर्माण हुआ है। कहा जाता है कोश कोश पर बदले वानी, मतलब कोश कोश पर बदले पानी। कोश कोश पर मतलब प्रत्येक कोश पर तो पानी बदल जाता है, 4 कोश पर बानी, और 4 कोश पर जो बानी है, बोली है, वो बदल जाती है। थोड़ी थोड़ी सी दूर पर, थोड़ी सी दूर के किलोमीटर्स के अंतर पर जो है जो बोली होती है वो बदल जाती है। भाषा और बोली में अंतर, दोनों में क्या डिफरेंस है? बोलियां किसी भाषा का अंग होती हैं। नंबर 2, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, ब्रॉड होता है, किंतु बोली का क्षेत्र सीमित होता है। साहित्य रचना में भाषा का प्रयोग किया जाता है, बोली का प्रयोग बोलचाल में होता है। केवल मौखिक रूप में हम बोली का प्रयोग करते हैं, हम लिखित रूप में बोली का प्रयोग नहीं करते हैं। भाषा व्याकरण सम्मत होती है, बोली नहीं। जो भाषा होती है उसमें व्याकरण का यूज़ किया जाता है, नियमों का यूज़ किया जाता है बोलने और लिखने में, जबकि बोली में ऐसा कुछ नहीं होता है। बोली बोलने वाले अपने क्षेत्र में बोली का प्रयोग करते हैं, क्षेत्र के बाहर वे भाषा का प्रयोग करते हैं। जब यह बोली सर्वमान्य रूप प्राप्त कर लेती है तब उसे भाषा कह दिया जाता है। जो बोली होती है एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, तो जो बोली बोलने वाले होते हैं वो केवल अपने क्षेत्र में ही, जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर ही बोली बोलते हैं, और इसके बाहर मतलब अगर वो कहीं और जा रहे हैं, वहाँ से जहाँ पर बोली का क्षेत्र है उस क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो भाषा ही बोलेंगे, वो अपनी स्थानीय लैंग्वेज को, बोली को नहीं बोल सकते हैं। और जब यह जो बोली होती है जो सर्वमान्य रूप प्राप्त कर लेते हैं, मतलब ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोली जाती है, बहुत ज़्यादा बोली जाती है, तो फिर इसको भाषा कह दिया जाता है। व्याकरण भाषा की शुद्धता को बनाए रखने वाले
शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। मतलब जो भाषा की शुद्धता को बनाए रखे उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। भाषा की प्रत्येक इकाई से संबंधित नियमों के लिए व्याकरण में अलग अलग विभाग हैं। जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसकी हर एक यूनिट के लिए जो व्याकरण है, ग्रामर है, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, विभाग हैं। इस प्रकार से व्याकरण में भी 3 विभाग हैं। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 विभाग होते हैं। व्याकरण, वर्ण विचार होते हैं इसके विभाग, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम क्या पढ़ते हैं? वर्ण विचार इस विभाग के अंतर्गत वर्णों से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जाता है। वर्ण मतलब जैसे ए, आ, ई, ऊ, ये सभी वर्ण होते हैं। तो इससे रिलेटेड जो हम पढ़ते हैं वो वर्ण विचार में पढ़ते हैं, वर्ण से रिलेटेड। शब्द विचार इस विभाग के अंतर्गत शब्दों से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसे शब्द हैं, शब्द भी बहुत सारे होते हैं, सार्थक है, निरर्थक है, यौगिक है, रूढ़ है। तो इन सभी शब्दों के बारे में, शब्द विचार के बारे में हम जो भाषा का विभाग है शब्द विचार में पढ़ते हैं। वाक्य विचार इस विभाग के अंतर्गत वाक्यों से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जाता है। लिपि के बारे में पढ़ते हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। सभी भाषाएं अपने अपने तरीके से लिखी जाती हैं। जो भारत है उसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और सभी के लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं। लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। चिन्हों मतलब संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। जैसे भाषा, लिपि, भाषा ये दिया है संस्कृत की लिपि देवनागरी, हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरमुखी, उर्दू की फारसी, बांग्ला की बांग्ला, मराठा की देवनागरी, गुजराती की देवनागरी और नेपाली की देवनागरी। ये कुछ भाषाएं दी हैं और उनकी लिपियां दी हैं। बात करते हैं अभ्यास की। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ये अभ्यास प्रश्न दिए हैं। एक क्वेश्चन दिया है जिसके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से एक सही है। सही वाले को हमें टिक करना है। नंबर 1, लिखित भाषा किसी व्यक्ति के सामने अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना क्या कहलाता है? लिखकर प्रकट करना मतलब 3 ऑप्शन है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। तो यहाँ पर लिखकर आया है तो लिखकर हम लिखित भाषा में ही करते हैं। अपने विचारों को जो प्रकट करते हैं लिख करके वो लिखित भाषा में करते हैं। किस भाषा को व्याकरण में स्थान नहीं मिला है? सांकेतिक, मौखिक या फिर ये दोनों? तो सांकेतिक भाषा को व्याकरण में स्थान नहीं मिला है। एक क्षेत्र विशेष की भाषा को कहते हैं। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या बोला जाता है? भाषा, बोली या फिर व्याकरण। तो जो क्षेत्र विशेष में बोली जाती है उसको बोली कहा जाता है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान भरिए। लिखित भाषा में ध्वनियों के डैश का प्रयोग करते हैं। तो लिखित भाषा में ध्वनियों के चिन्हों का या फिर संकेतों का हम प्रयोग करते हैं। भाषा का क्षेत्र डैश होता है, तो भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। शब्द विचार के अंतर्गत से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जाता है। लिखने के संकेतों को डैश कहते हैं, लिखने के संकेतों को चिन्ह कहते हैं, लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। बोलकर विचारों का आदान प्रदान करना लिखित भाषा है, गलत है, मौखिक भाषा है। तो ये आपका रोंग है। नंबर 2, मौखिक भाषा में ध्वनियों के संकेतों को प्रयोग करते हैं। तो ये भी गलत है। ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, ना कि संकेतों का। संकेतों का प्रयोग लिखित भाषा में किया जाता है।
भाषा व्याकरण सम्मत होती है, बोली नहीं। ये भी आपका सही है। जो भाषा होती है वो व्याकरण सम्मत होती है, जबकि बोली नहीं होती है। भाषा की शुद्धता को बनाए रखने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं, ये भी सही है। तो ये था लेसन 1 क्लास 6 का। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।